Start. Okay, fine. So recording start हो गई है. Then so this is a linear discriminant analysis. Again हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे. Then we'll go for dimension reduction and then we'll finalize this topic. मैं आज प्रैक्टिकल पे बात नहीं कर रहा. प्रैक्टिकल हम कल कर लेंगे. आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज माय लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हमने क्या करा था, जस्ट एन क्विक रिव्यू फॉर 2 or 3 minutes. इसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ. सो दिस इज माय लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज जस्ट लाइक योर क्लासीफायर. सो हमने ये अज्यूम करा था कि हम लीनियर क्लासीफायर लेके चल रहे हैं. आपके पास लीनियर सेपरेबल डेटा है. लीनियर सेपरेबल डेटा पर हमने एक लीनियर क्लासीफायर यूज़ करा. और लीनियर क्लासीफायर यूज़ करा है हमने, वही हमारी रिग्रेशन लाइन से. तो हमने रिग्रेशन लाइन हमने बनवानी थी. दिस इज माय y इक्वल्स टू this is what my line is. My linear classifier is yeah, so this is my regression line. This is y equals to x beta or y equals to xw और x जो भी आप अज्यूम कर सकते थे. और इसको हमने सॉल्व करा क्योंकि हमारे पास इस x का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अज्यूम करा था. वापस ध्यान दीजिएगा, इस x का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अज्यूम करा था. ये डेटा था, ये हो सकता था न्यूमेरिकल डेटा हो, ये हो सकता था ये कैटेगोरिकल डेटा हो. अभी तक हमने न्यूमेरिकल डेटा था तो हम कुछ ही मान के चल रहे थे, हम अज्यूम कर रहे थे. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है. और क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल्स है, सो वी आर सेइंग दैट दिस इज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इन सारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. देन जब हम इसके पैरामीटर एस्टिमेशन पे आ रहे थे, पैरामीटर एस्टिमेशन में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था. दिस इज माय फॉर्मूला एंड फॉर दिस फॉर्मूला दिस, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे. प्रायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं. अदरवाइज दिस प्रायर प्रोबेबिलिटी को हम हटा सकते थे. और जब प्रायर प्रोबेबिलिटी को हटाते हम यहाँ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पर जाते. पर क्योंकि आपका मैक्सिमम हमको चेक करना था कि किस पर्टिकुलर इस ये वाला जो x है ये किस क्लास को बिलोंग करता है. अगर x क्लास 1 को बिलोंग करता है, क्लास 2 को बिलोंग करता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं. तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जिसकी वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी वही मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी. सो दिस इज माय पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूँगा. तो आई एम गोइंग फॉर मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करी. ये हमारे पास कैलकुलेशन था. अब क्योंकि हमारे पास लाइन थी, हम उस लाइन को सॉल्व कर रहे थे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको पता था. तो इस मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को हमने सॉल्व करा और ये हमारी एग्जैक्टली ये वाली हमारी लाइन की या क्लासीफायर की इक्वेशन आई. दिस इज माय क्लासीफायर लाइन की इक्वेशन थी. नाउ हमारे पास दो क्लासेस थी फॉर मल्टीपल क्लासेस. हम सब कंपेयर कर रहे थे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी. अब इस लाइन की इक्वेशन को हम अगेन लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. हमारे पास डेटा आ रहा था, तो डेटा हमारे पास वही लाइन आ रही थी. दिस इज a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल्स टू 0. या मैं इसको बोल सकता था एक टर्म जिसमें x नहीं था प्लस वो सारी टर्म जिसमें x था. तो दिस इज ax इक्वल्स टू 0. कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म x नहीं है, ये वाली टर्म x नहीं है. इक्वेट कर रहे हैं तो ये और ये हमारा a0 हो गया था और बची x वाली टर्म, तो ये a हमारा ये वाला टर्म हो गया था. तो ये हमारे पास वेक्टर आ रहा था. दिस आर द स्केलर वैल्यूज. ये भी स्केलर वैल्यू, ये भी स्केलर वैल्यू है. और यहाँ पर हमारे पास इसको हम हटा रहे थे. तो इसको जब हम हटा रहे थे x, क्योंकि हमारे पास x था, तो इसको जब हम यहाँ कर रहे थे तो दिस इज माय मैट्रिक्स. तो हमारे पास ये भी मैट्रिक्स था और इसको हमने इक्वेट कर दिया था. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ वैल्यू. सो हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लिया था. तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज. फाइन, इतना आप लोगों को पता था. और वापस मैंने उस लाइन की इक्वेशन में a0 जब हमने सॉल्व करा था तो उस लाइन की इक्वेशन में हमने a0 और इस a की वैल्यू डाल दी थी और हमारे पास डिसीजन बाउंड्री आ गई थी. इज इट फाइन? इतना आप लोगों को समझ में आया? नाउ हाँ हाँ सर वो लास्ट स्लाइड में वो जो लिखा था ना g hat x इज इक्वल्स टू r, तो सर वो arg का क्या मतलब है? argmax, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू लेनी है मेरे को इसमें से.
मैक्सिमम वैल्यू आर्गुमेंटेड ऑन दिस मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे, हमारे पास बहुत सारे केस आ रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी K1 प्रोबेबिलिटी के लिए आ रही है, ये हमारे पास जो आ रहा है ना, ये हमारे पास जो चीज़ें आ रही है, हमारे पास ये फंक्शन जो होगा, दिस इज फंक्शन फॉर क्लास 1 हो सकता है, क्लास 2 हो सकता है। क्लास 2 मतलब मेरा F1, लेट्स से F1 मैंने बोला था माई प्रोबेबिलिटी फॉर यस, दिस इज माई यस एंड दिस इज ट्रू फॉर माई क्लास 2 इज नो। तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी आ रही थी, है ना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वी आर गोइंग फॉर दिस आर्गमैक्स। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। दिस इज, हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी जिस क्लास से रिलेटेड, ये K है ना, तो जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये X, ये पर्टिकुलर X, मतलब मेरा ये डेटा है, ये जैसे ये मेरा डेटा है और ये मेरा डेटा है, मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, मेरे को एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ये पॉइंट के आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी, ये वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इसके साथ ज़्यादा आ रही है, ये इस वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इसके साथ ज़्यादा आ रही है। तो दिस, हमको जिसके साथ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी हम वो मानेंगे कि वो लाइन उसके साथ है, वो पॉइंट उस क्लास के साथ है। सर सर ARG आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ मैक्सिमम पॉइंट है क्या? हाँ हाँ, ओके। we are getting the maximum value, so we are making some arguments on this maximum value. So हमारे पास ये arguments हैं। फाइन, और कुछ नहीं। सो अब हमारे पास, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चेक कर लिया था, हमारे पास π1 था, π2 था, पर ये μ1 कैसे निकल रहा है, ये सिग्मा कैसे निकल रहा है, ये तो मैंने आपको डेटा दे दिया था और इस डेटा से हमने कैलकुलेट कर लिया था। पर अब हमको देखना है कि ये μ1 कैसे आ रहा है, ये μ2 कैसे आ रहा है, ये हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे आ रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे आ रहा है। तो दिस इज माई ट्रेनिंग डेटा, फाइन, दिस इज माई डेटा अवेलेबल। वो नया कोई पॉइंट आएगा, जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ ले आऊँ कि ये वाला पॉइंट ले आऊँ, अब मेरे को ये पता करना है कि ये वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक मॉडल बनाना पड़ेगा, है ना। उस मॉडल मतलब एक मेरे की लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर उस लाइन की इक्वेशन से हम चेक करेंगे कि वो इस तरफ आ रही है, उस मतलब ये, अब मान लीजिए मेरे पास एक लाइन आती है, अब इस लाइन पर मैं इस पे इसका यहाँ पर प्रोजेक्टर निकालता हूँ, या यहाँ से यहाँ पर मैं इसका एक वेक्टर निकालता हूँ, सॉरी मैं यहाँ एक वेक्टर निकालता हूँ और इस पॉइंट का इसके साथ एक एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसका एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट इस तरफ है, अगर इसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उस तरफ है। पर सबसे पहले हमको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो लाइन की इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे, हमारे एग्जिस्टिंग डेटा से बनाएंगे। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, तो हमारे पास दो फीचर्स अवेलेबल हैं, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। फाइन, आप इसको कुछ भी मान लें, दिस इज अगेन लेट्स से दिस इज f1 एंड दिस इज f2, दिस इज माय टू फीचर्स। फाइन, और अगर ये इसकी वैल्यू ऐसी है और इसकी वैल्यू ऐसी है तो ये डेटा कहाँ पे बिलोंग करता है, ये इसको मान लें दिस इज आपका कुछ भी डेटा है। तो अगर ये डेटा और ये डेटा यहाँ पर ऐसा होता है तो ये क्लास 1 में रिफ्लेक्ट करता है, ये डेटा यहाँ पर होता है और ये डेटा यहाँ पर होता है तो ये क्लास 1 में होता है। अगर डेटा 2.58 है और 4.46 है तो आपका डेटा यहाँ पर होता है। अगर हमने उसको प्लॉट करा है तो उसकी प्लॉटिंग ये आ रही है। तो ये आपके लेबल डेटा अवेलेबल है, मतलब ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट अवेलेबल है, एंड दिस इज कैटेगोरिकल डेटा। फाइन, या तो क्लास 1 है या क्लास 2 है। तो हमारे पास क्लासेस कितनी आ रही हैं, 2 क्लासेस आ रही हैं। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो अब हम इस पे आगे काम करते हैं। हम इस डेटा से पहले लाइन की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के पहले हमारे पास क्या आ रहा था, हमको चाहिए था दिस इज μ1 μ2 हमारे पास, और π1 π2 और दिस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो अब हम π1 π2 निकालने की कोशिश करें। तो π1 की वैल्यू कितनी आ रही है, आप यहाँ से मेरे को कैलकुलेट करके बताएं। प्रायर प्रोबेबिलिटी फॉर योर क्लास 1 इज इक्वल्स टू, कितनी आ रही है भाई, दिस इज 4/7 प्रायर प्रोबेबिलिटी। दिस इज टोटल नंबर ऑफ 7 इंस्टांसेस, जिसमें से 4 इंस्टांसेस क्लास 1 के हैं। सो दिस इज π1 इज योर 4/7 and π2 is equals to 3/7 3/7 तो ये हमारा π1 π2 हो गया। पहली चीज तो हमको निकाल ली कि हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फाइन, देन वी आर गोइंग फॉर μ1 एंड μ2। दिस इज माय μ1 एंड दिस इज माय μ2। तो अब मैंने मेरे डेटा को, अब ये x1 उस x1 से थोड़ा सा अलग है। फाइन, तो अब ये मेरा डेटा है
तो ये डेटा मेरा क्लास 1 के लिए मेरा इतना डेटा है और ये मेरा डेटा क्लास 2 के लिए इतना है। फाइन, तो मैं इसको अलग से लिख लूँ, दिस इज 2.95 से 3.16 और 6.63 से 5.47, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया। दिस इज माय मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ ये मेरा क्लास 1 का डेटा है। सो दिस इज माय 2.95 से 3.16, तो मेरा ये x1, ये दिस इज माय मैट्रिक्स अवेलेबल। फाइन, सिमिलरली x2। ठीक है ना, इसमें 4 इंस्टांसेस है, इसमें 3 इंस्टांसेस है। फाइन, इतना समझ में आया। दिस इज फॉर क्लास 1 डेटा एंड दिस इज फॉर क्लास 2 डेटा। हमने क्लास के हिसाब से अलग अलग कर लिया। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। नाउ अब हम Yes, sir. अब म्यू1 Yes, का sir. अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो इन सबको सम करेंगे तो इसका ये मीन और इसको हम निकालेंगे तो हमारा ये मीन। सो दिस इज माय म्यू1। तो म्यू1 में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? म्यू1 में मेरे पास जितने नंबर ऑफ आपके पास फीचर्स होंगे उतने नंबर के फीचर्स होंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पर x3 एक और कुछ होता, जैसे फीचर 3 होता, यहाँ पे उसका कुछ डेटा होता और यहाँ पे भी उसका कुछ डेटा होता, तो मेरे पास म्यू1 में कितना एलिमेंट्स होते हैं? मेरे पास म्यू1 में 3 एलिमेंट होते हैं। फाइन, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पर मेरे पास 2 फीचर्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पर मेरे पास वेक्टर जो होगा, वेक्टर की साइज 2 होगी। इज इट फाइन? सिमिलरली हमारे पास म्यू2 था, तो ये इसका सम और ये इसका सम, याद रखना मैंने यहाँ ट्रांसपोज लिखा है, दिस इज माय वेक्टर। तो ये मेरा म्यू2 कैसा होगा? म्यू2 मेरा होगा 2.67 और 4.73, क्योंकि ऐसा लिखने में ज़्यादा टाइम जगह लेता है, इसलिए मैंने उसको ट्रांसपोज में लिख दिया। फाइन, नाउ कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको निकालना आता है। दिस इज x1 का कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये मेरा x1 का कोवेरियंस मैट्रिक्स ये रहा। मेरा x2 का कोवेरियंस मैट्रिक्स ये रहा। आपको x1 x2 का कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना आता है? आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना आता है? भैया कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना नहीं आता है, छोड़ो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना नहीं आता, आप एक्सेल ले लें। हाँ, वेट करते हैं, हमारा एक्सेल खुलता है जब तक। फाइन, सो दिस इज माय कोवेरियंस मैट्रिक्स दैट इज बीइंग अवेलेबल। सो मेरा एक कोवेरियंस मैट्रिक्स था, ये मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स था, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, सॉरी, हमारे पास ये कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हो गया यहाँ पर। ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स है। अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं आपको एक्सेल में निकालना सिखा देता हूँ। लेट्स से दिस इज माय सिंपल डेटा दैट इज अवेलेबल। आपको एक्सेल दिख रहा है? Yes, sir. दिख Yes, रहा है। sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. मैं कुछ डेटा डाल रहा हूँ। दिस इज फॉर्मूला, मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था पर आप लोगों को नहीं याद है। ठीक है, कोई सर एक्सेल में तो आता है। एक्सेल में आता है? कैसे निकालते हैं? सर एक्सेल में आता है। डेटा आता है? यहाँ पे डेटा ऑप्शन आएगा एनालिसिस पे कोवेरियंस ठीक, में जाते हैं ठीक, और रेंज ठीक, सिलेक्ट करते हैं। और सीख लिया बच्चों ने। फाइन, सो आपके सॉल्यूशन आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक सर है, असाइनमेंट भी सबमिट किया है, उसमें भी निकाला थैंक यू, था। थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है। सो दिस इज माय कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो दिस इज फॉर योर x1, दिस इज फॉर क्लास 1 एंड दिस इज फॉर योर क्लास 2। सो दिस इज कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर क्लास 1 एंड दिस इज कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर क्लास 2। अब हमको ओवरऑल कोवेरियंस मैट्रिक्स चाहिए था। ओवरऑल कोवेरियंस मैट्रिक्स का फॉर्मूला, सो दिस इज 1/n समेशन ऑफ ni। समेशन ऑफ ni मतलब इस पर्टिकुलर क्लास में कितने एलिमेंट थे, देन इस पर्टिकुलर क्लास में कितने एलिमेंट थे। तो यहाँ पे दिस इज 1/n, तो 1/n कितना हो गया? दिस इज 1/7। देन ni कितना था? ni था मेरा, सॉरी, मेरा ni था कितना? ni था, दिस इज 4। सो दिस इज 4 into this, so you'll get, wait a minute, I'm just writing my pen over here. So this is 1/7 into summation of this is my 4 into your matrix. So this is my sigma 1, then plus this is 3 by your sigma 2। सो आपका ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इज 4 इंटू, सो आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको हम लिखें, दिस इज 4 इंटू
2.0 something plus 3 into 1.44. So this is 4 into this item plus 3 into this item. So this is your first value and similarly आपके पास 4 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी. Is it fine? हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स बन गया. फाइन. ओके. इसके Yes, आगे का sir. तो हम Yes. इसके आगे का Yes, तो हमने sir. लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था. सो अब इसके बाद क्या करना था. अब हमको ए नॉट की वैल्यू निकालनी थी. ए नॉट की वैल्यू क्या थी. दिस इज log of pi1 अपॉन pi2 माइनस x माइनस सॉरी 1/2. this 1/2 minus 1/2 mu1 plus mu1 mu2. minus mu. सर mu1 minus mu2 Minus आगे mu. पीछे कुछ भी कर लो. दिस इज mu1 minus mu2 minus your sigma inverse into this is mu1 plus mu2. फाइन. तो आपका a नॉट निकल जाएगा. सो आपके पास ये सिग्मा है. pi1 pi2 हमने निकाल ही लिया था. pi1 क्या था. दिस इज 4/7 और pi2 था हमारा 3/7. so this is 4/3 log of 4/3. so you'll get a values over here and the remaining item आपके पास क्या था. हमारे पास a वेक्टर निकालना था. तो a वेक्टर तो हमारा सिंपल सा इससे निकल जाता. so this is how you get your decision boundary. is it fine? ठीक है. so Yes, sir. okay then comes a confusion matrix. लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था. सो वापस हमारे पास ट्रू क्लासेस थी. मतलब हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल थे जिसमें ट्रू क्लास में हमारे पास क्या था. 4 आइटम्स फर्स्ट क्लास के थे और 3 आइटम हमारे पास क्लास 2 के थे. इसको हम सम कर लेंगे तो यहाँ पर हमने 4 आइटम ट्रू क्लास के थे और 3 आइटम हमारे पास 2 क्लास के थे. इज इट फाइन? नाउ हमने हाँ फाइन फाइन. अब हमने प्रिडिक्शन लगाया. हमने वो जो लाइन बनाई थी ना, वो लाइन बनाई थी. अब उस लाइन पर हम टेस्ट करते हैं कि हमने कितना सही करा. हमने वापस वही वैल्यू डाली जैसे हम रेसिडुअल नहीं निकालते थे कि प्रिडिक्टेड माइनस ओरिजिनल वैल्यू. हमको क्योंकि एक्यूरेसी चेक करनी है ना कि हमने कितना सही काम करा. तो अब हम वापस उसी पे काम करते हैं. तो वापस उसी पे हमने वही x की वैल्यूज उसमें डाली उस पर्टिकुलर लाइन में. तो जो 4 हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, हमारी जो वैल्यू थी क्लास 1 पे रिफ्लेक्ट होती. मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही थी, अगर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता तो हमारे पास यहाँ होता दिस इज 1 and 2 एंड दिस इज 1 and 2. दिस इज ट्रू क्लास एंड दिस इज प्रिडिक्टेड क्लास. तो यहाँ हमारे पास आता था 4, यहाँ पर हमारे पास आता था 3 और दिस इज 0 एंड दिस इज 0. फाइन. ये हमारा ओरिजिनल डेटा था. पर हमने जब प्रिडिक्शन करा तो हमारे पास 4 की जगह 3 वैल्यू आई और 2 की इस 0 की जगह 1 वैल्यू आई. दिस इज टाइप 1 एरर. फाइन. दिस इज अगेन हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली. दिस इज 1, यहाँ पे 0 था पर हमारे हो सकता है हमारा मॉडल गलत हो तो हमारे पास ये वैल्यू आई. दिस इज 1 एंड दिस इज 2 की जगह यहाँ 1, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आने लगा. फाइन. सो ये हमारे पास ओरिजिनल मॉडल था. ये हमारा नया कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना. अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमको प्रिसिशन और रिकॉल निकालना था. तो दिस इज माय फार्मूला फॉर प्रिसिशन रिकॉल. सो ये टाइप 1 एरर हम लोगों ने निकाली थी. दिस इज माय टाइप 1 एरर. दिस इज माय टाइप 2 एरर. दिस इज अवेलेबल. सो अब हमसे क्या चेक करते हैं. हम चेक करते हैं कि एक्यूरेसी. तो हमारे पास एक्यूरेसी क्या है. एक्यूरेसी हमने क्या बोला था. एक्यूरेसी इज ट्रू पॉजिटिव. दिस इज हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है. तो दिस इज ट्रू पॉजिटिव. तो हमारा ट्रू पॉजिटिव क्या हो गया. ये हमारा ट्रू पॉजिटिव. दिस इज माय ट्रू पॉजिटिव प्लस योर ट्रू नेगेटिव. दिस इज माय ट्रू नेगेटिव. दिस इज माय ट्रू नेगेटिव. सो दिस इज समेशन ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. तो मेरे पास कितना आया. मेरे पास आया 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो दिस इज माय 7. तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 5/7. दिस इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 50/7. कितना होता है 5/7 बस. 0.7. कितना 6.7. 0.71. Okay, 70. Okay, 71% is our accuracy. Fine. So this is how we can calculate our accuracy. Now the second thing is that your positive predicted rate or your precision. मैंने आपको फिर बताया था what is the difference between your precision and accuracy. Precision में क्या होता कि
एक्यूरेसी में था कि मेरा ये ओरिजिनल पॉइंट था और मैं हर बार यहीं आ रहा हूँ या इसके आसपास आ रहा हूँ, दिस इज एक्यूरेसी में कितना एक्यूरेट करता हूँ। पर प्रिसीशन में क्या है कि मेरा एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ था, मैंने पहली बार भी यहीं मारा, दूसरी बार भी यहीं मारा, तीसरी बार भी यहीं मारा, इसका मतलब ये है कि मेरा रिजल्ट प्रिसाइज आ रहा है। सो दिस इज माई प्रिसाइज, सो दिस इज true positive, this is true positive, number of true positive, so number of true positive is my 3, so this is my true positive upon the predicted condition positive, so predicted condition positive, so this is my predict and total number of prediction condition positive, मतलब ये इस वाली रो का सम, so इस वाली रो का सम कितना आ रहा है, this is 3 plus 1, so this is 4, so this is 3/4, so my precision is 75%. Fine. Then we are going for this recall or the sensitivity or the true positive rate. So true positive rate कितना होता है? This is true positive upon true positive plus false negative. This is value. So this is my true condition positive and the condition positive. So this is my true positive. तो true positive मेरे पास कितना था? 3. So this is again my 3 upon 3 plus 1. So this is my again this is my 4. तो मेरा precision recall किया गया 75%. Fine. Now comes another important thing. Another important thing is your F1 score. So my F1 score is again 3/4. So this is 3/4 into 3/4. So this is my 3/4 into 3/4 upon precision plus recall. So this is 3/4 plus 3/4. So आपके पास ये values आ गए. So this is your recall into 2. So this is into 2. तो यहाँ पे आपके पास this is 9/4 into 4 into 2 upon this is 3/4. So this is your 6/4. So एक 4 से एक 4 गया, this एक 2 से आपके पास एक 2 गया, so यहाँ पे आपके पास 2 बचा, इस 2 से आपके पास एक गया, so this is 3. So this is 9/3 और this is F1 score is just 3. Fine. कोई प्रॉब्लम इसमें? हमको ये भी तो चेक करना है हम कितना सही है. कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। फाइन. No, sir. आगे बढ़ो. यस आगे बढ़ूं? ओके फाइन. यस सर। Yes, आप sir. सबकी आवाज ठीक है. Then next, how to prepare your data from LDA again. So ये एक और मेरे पास एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इस वीडियो में सॉल्व कर लीजिएगा और इसका क्लासीफायर आपके पास ये वाला है, तो आप चेक कर लीजिएगा. दिस इज फाइन. तो हमारे पास है दिस इज पाई 0 पाई 1, देन फार्मूला आप लोगों को याद है, सो दिस इज फाइन. सो यू कैन कैलकुलेट योर लाइन इक्वेशन. फाइन. सो देन इसके साथ, इस वाले फॉर्मूले के साथ आप ये भी चेक कर लें कि आपने कितना % सही निकाला था, कितने % गलत निकाला था, तो आपकी एक्यूरेसी भी चेक कर लीजिएगा. ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था, दिस इज मैंने आपको चेंज दिखाने के लिए बताया था कि ये क्या हो सकती है. आप लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी. नाउ हाउ टू प्रिपेयर योर डेटा फॉर एलडीए. अब हमारे पास डेटा का प्रिपरेशन पे बात करते हैं. तो योर एलडीए, सो योर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मॉडल इज यूजुअली or mainly used for your classification problem where you are having some categorical data output. तो हमने देख लिया this is categorical data. Now it allows both binary classification as well the multi-class classification. So मेरा नया question, just a minute, rough page भी लगे. Fine. So my next question is that अभी तक हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन पर काम करा था, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ रही थी, हम लाइन की इक्वेशन पर चेक कर रहे थे. दिस इज माय लाइन्स इक्वेशन, दिस इज हम इस लाइन की इक्वेशन पर हम काम कर रहे थे. नाउ अब हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मतलब मेरे पास क्लासेस हो सकती थी 1, 2 और 3. जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक डेटा डिफाइन करते हैं, लेट्स से कल क्लास में बैठोगे या नहीं बैठोगे, तो हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे, उन फीचर्स के डिपेंड करके बच्चा बोलेगा, कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो और कोई बोलेगा
पता नहीं। सो दिस इज माय पता नहीं। तो हमारे पास 3 क्लासेस आ गई। अब इन 3 क्लासेस में हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कैसे करें? सिंपल सा मैं उसको आउटपुट बताऊं, आउटपुट बताऊं तो हमारे पास एक क्लास थी, दूसरी क्लास थी, तीसरी क्लास थी। हम इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे। फाइन, अब बताएं कैसे करेंगे? आपके पास सामने सामने मैंने आउटपुट लिख दिया है। सर मतलब वो प्लेन बताना है ना कि किस टाइप से मतलब हाँ उसको डिफरेंशिएट हाँ करेंगे। हाँ, हम सर वो कैसे डिफरेंशिएट? क्यूबिकल मतलब क्यूब की ना 3 ना साइड टाइप से हो ना रहा ना है। ना, देखो एक लाइन, ये वाली लाइन किसको, ये वाली लाइन किसको बता रही है? इन दोनों डेटा को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ये वाली यस लाइन किसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है? इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ये वाली लाइन किसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है? इन दोनों को कर रही है। हमारे पास 3 क्लासेस हो तो कितनी बार चलाएंगे? 3 तो बार। हम इस, ओके फाइन, 3 बार, 3 तीन लाइन की इक्वेशन आएगी और उसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी हम वो प्लेन बना लेंगे। तो लेट से दिस इज पाई 1 बाय पाई 2 एक करेंगे, दूसरा आप करेंगे पाई 2 बाय पाई 3, तीसरा कर लेंगे अगेन पाई 1 बाय पाई 3। हो गए हाँ सर, 3 एक लाइन लेके अपन कर लेंगे 3 बार। फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन हम्म। गो फॉर योर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। इज इट फाइन? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। So this is how we will go for multi-class classification. So this is just an simple case. Now the standard LDA model makes the use of Gaussian distribution for input variables. So we had started with this, that our distribution of your data is Gaussian distribution, and then हमने जो likelihood वाली जो probability ली थी हमने Gaussian probability ली थी, multivariate Gaussian लिया था, उसी पे हमने वो निकला था, this is x minus mu1 minus mu2 transpose, then sigma inverse into mu1 plus mu2 into your sigma inverse into mu1 plus mu2 x transpose, and your again log pi 1 upon pi 2. So this is your just an Gaussian distribution. So हमने उसको Gaussian distribution पर काम करा था. If your input variable are not supposed गॉसियन, सो हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीवेरिएट डेटा है तो हम क्या करेंगे, हमारे एक एक फीचर को हम कंसिडर करेंगे। दिस इज एन यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ईच एट्रीब्यूट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सम गॉसियन लुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास नहीं है तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे कि वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उस पर लॉग और रूट फंक्शन लगा लेंगे, सो हमारे पास वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। दिस इज अगेन योर गॉसियन, वो गॉसियन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ again the next important thing is that your outliers, these outliers can skew your primitive statistics that is used to separate your LDA. So it is preferable to remove your outliers. So हमने outliers हटाने के लिए कुछ चीजें पढ़ी थी प्रीवियस कुछ क्लासेस में. So this is how we can remove our outliers. Outliers के लिए हमने क्या करा था, जल्दी बोलो. हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स. योर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स आर आउटलायर्स, तो हम वो आउटलायर्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. इज इट फाइन? अभी तक हम आउटलायर्स ऐसे करेंगे. हम 5th यूनिट में जाएंगे, जब हम क्लस्टरिंग पढ़ेंगे तब हम आउटलायर्स फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे. पर अभी तक अगर हमको आउटलायर्स आइडेंटिफाई करना है तो हम इस तरह से आउटलायर आइडेंटिफाई करेंगे. अदरवाइज दूसरा आउटलायर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको स्कैटर प्लॉट पे आइडेंटिफाई करिए. स्कैटर प्लॉट पे एक ये वाला पॉइंट है, इसको रिमूव कर दीजिए, मतलब वो किसी एक लाइन पर यहाँ पर आएगा, उस पॉइंट को डेटा से रिमूव कर दीजिए. इज इट फाइन? सो आपका आउटलायर्स, आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो हमेशा चेंज करेगा. अभी तक हो सकता था लाइन की इक्वेशन यहाँ आ रही हो, अभी आउटलायर के कारण लाइन की इक्वेशन यहाँ आ जाए. सो वी डोंट नो, तो आपको वो आउटलायर्स हटाने पड़ेंगे. सो इट इज प्रेफरेबल टू रिमूव योर आउटलायर्स. देन अगेन योर LDO assume that each input variable has same variance. हमने सारे वेरिएबल का सेम वेरिएंस सेम करा था. सो अभी मैंने अब आप लोगों के साथ जो रॉ डेटा था उस रॉ डेटा के साथ काम करा है, पर यहाँ पर आपका जो वेरिएंस था वो वेरिएंस सेम नहीं था. तो अब हमको इसमें क्या करना चाहिए, हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है. डेटा को स्टैंडर्डाइज करना है मतलब इस डेटा का
इस डेटा का मीन 0 हो जाना चाहिए और इस डेटा का भी मीन 0 हो जाना चाहिए और इस डेटा का वेरिएंस 1 हो जाना चाहिए। तो डेटा का मीन 0 और वेरिएंस 1 कैसे आता है? डेटा नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ याद आ रहा है? नंदिनी, आपने तो पिछली बार इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम सर। Yeah, fine. So this is your mu minus mu x upon your variance. So how you'll get standardized value. तो अगर हमको इसमें स्टैंडर्डाइज लाना है और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमको उन वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज कर लें। तो आप क्या करेंगे, आप इसका मीन निकालेंगे और उस मीन को 0 कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास किसी वैल्यू का मीन यहाँ पर आ जाएगा और उस मीन के साथ यहाँ वैल्यू, लेट से आपका मीन 0.36 आ रहा है, 3.16 आ रहा है, तो ये यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.96 माइनस 3.16, तो आपके पास आएगा लेट से यहाँ पर आएगा -0.21, यहाँ पर और कुछ आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो आप वैल्यूज ऐसे ही चेंज कर लें, आपका मीन आ जाएगा और वेरिएंस आ जाएगा। तो यू नो सेंट्रल लिमिट थ्योरम वेरी वेल, सो यू कैन गो फॉर। एंड जब मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा या आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप याद रखिएगा, आप उसको स्टैंडर्डाइज करके ही काम करेंगे। फाइन। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डायमेंशन रिडक्शन। आपका एलडीए, आपके सिलेबस में एलडीए जो था वो यूज करा था एज एन क्लासीफायर, और इसका मेन यूसेज जो होता है वो डायमेंशन रिडक्शन होता है। फाइन। तो मैंने आपको एक projector.tensorflow.com पे कुछ डेटा दिखाया था, याद आ रहा है वो Yes, मल्टी sir. डायमेंशनल डेटा? यस सर। सो Yes, sir, दिखाया था। फाइन फाइन, थैंक यू। तो मल्टी डायमेंशनल डेटा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये मल्टी डायमेंशनल है। हम जब दो डायमेंशन, 3 डायमेंशन, आपके पास n नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, n नंबर ऑफ फीचर्स हो गए, मल्टीकोलिनियरिटी याद आ रही है? उसमें से हो सकता था आपके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता था कुछ इम्पोर्टेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो वो हमको हटाने पड़ते हैं। फाइन। तो हमको वो सारे डायमेंशंस हटाने पड़ते हैं। एक एक फीचर्स को हम अभी डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो वो सारे फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। अच्छा, दूसरा डेटा साइंटिस्ट के हिसाब से मैं समझाऊँ तो वो क्या बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपके जो 2D और 3D में डेटा का विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट है, तो एन डायमेंशन पर अगर हम जाते हैं तो उस डेटा का डायमेंशन कितना डिफिकल्ट है, और उसको जब हम क्लासीफाई करें तो उसको क्लासीफाई कैसे करें या उसको सेपरेट कैसे करें, तो दिस इज नोन एज योर कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तो आपको कल या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ाऊंगा। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के पहले आप दो चीज़ पढ़ के आएंगे। पहली चीज़ कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी लिख लीजिए, और दूसरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। हम PCA पर जाएंगे और उसके बाद में आपको डायमेंशन रिडक्शन और LDA के साथ वापस जाऊंगा। तो हम लोगों को दो चीज़ें देखनी है, दिस इज कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी एंड सेकंड इज योर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पढ़ रखे हैं, आप पढ़ के आए, अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वापस पढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज माय डायमेंशन। सो लेट्स से दिस इज 2 डायमेंशनल डेटा। अज्यूम करो कि ये डायमेंशन मल्टीपल डायमेंशन है। अब मल्टीपल डायमेंशंस में इसको मैं क्लासीफाई करूँ, अभी तो 2 डायमेंशन है, मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन यहाँ खींच सकता हूँ, पर ये मान लो कि 3 डायमेंशन है, तो हो सकता है ये 2 पॉइंट्स थोड़े से आगे हों, ये 2 पॉइंट्स थोड़े से पीछे हों, ये वाला पॉइंट फिर इस तरफ आगे आ रहा हो, फिर अलग व्यू दूंगा तो इसका कुछ डायमेंशंस अलग हो रहा हो। इसको जब क्लासीफाई करना है एज पर द डेटा साइंटिस्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ एज पर द मशीन लर्निंग, आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास इतने सारे फीचर्स हो रहे हैं, इतने सारे डायमेंशंस हो रहे हैं, उसमें से हो सकता था 1-2 डायमेंशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, और जब वो डिपेंडेंट होते हैं तो आपके पास आपकी जो मैट्रिक्स की रैंक है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से नहीं आती, नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से नहीं आती, तो आपके पास नल स्पेसेस आती हैं, और नल स्पेसेस आती हैं इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन नहीं आ पाता। फाइन। लीनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट तीनों के हिसाब से डेफिनेशन बता दी। सो विल गो फॉर डायमेंशन रिडक्शन। तो हमारे पास ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसको देखो, इसको मेरे को क्लासीफाई करना है, डायमेंशन रिड्यूस करने हैं। लेट से मैं इसका x2 डायमेंशन हटा दूं,
इसका डायमेंशन x2 कर दूं, x1 पे ले आऊं तो मेरे पास x1 आया। x1 के लिए मैंने क्या करा, इन सारे पॉइंट्स को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया। फाइन, तो मैंने इन सबको पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लिया। अब इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करा, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इनको क्लासीफाई कर लूँ? क्या ये लीनियरली क्लासीफेबल है? क्लासीफाई हो सकता है इनका? नो सर। नहीं हो सकता। चलो मैं इसको इस डायमेंशन पे लेके आता हूँ। मेरे पास अभी 2 डायमेंशन है, इस डायमेंशन पे इनको प्रोजेक्ट करता हूँ। ये मेरा अगेन ये मेरे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। रेड पॉइंट के लिए मैं कुछ अलग लाइन ले लेता हूँ, लेट से पेन कलर इस, तो इन पॉइंट्स को फिर पॉइंट करते हैं। ये हमारे पास कुछ, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, इसको हम ले लेते हैं लेट से भी। तो ये आपके पास कुछ लाइन्स आ रही हैं, इस डायमेंशन पे कुछ अच्छा डायमेंशन हो रहा है। मान लो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ होता और उसको फिर प्रोजेक्ट करते हैं, अगेन लेट से दिस इज अ रेड पॉइंट यहाँ पर होता है, तो क्या ये हमारे लिए इस केस में भी लीनियरली सेपरेबल है? नो सर। नो सर। क्या करें, इसका कुछ डायमेंशन चेंज करने की कोशिश करें। तो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर डायमेंशन। हमने एक रिग्रेशन लाइन बना ली, हमने क्लासीफाई करा था ना, हमने एक रिग्रेशन लाइन बनाई। अब इस रिग्रेशन लाइन पॉइंट लाइन पर हम इनको रिग्रेशन लाइन पर हम इन लोगों को प्रोजेक्ट करें, तो इस पॉइंट को यहाँ प्रोजेक्ट करा, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करा, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करा। हमारे पास बहुत सारी रिग्रेशन लाइन हो सकती थी, तो उस लाइन पर हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये देखो, इसके पॉइंट्स अब हमारे पास यहाँ है। क्या ये लीनियरली सेपरेबल है? फाइन, दिस इज लीनियरली सेपरेबल, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक इधर की क्लास, एक इधर की क्लास। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस लाइन में इससे ज़्यादा वैल्यू ये एक क्लास और यहाँ से इस पे ज़्यादा आ रही है तो ये क्लास। तो हमारे पास सेपरेशन लाइन क्या हो गई, ये हो गई। और हमारे ये डायमेंशन की लाइन क्या हो गई, हमारे पास डायमेंशन की लाइन ये वाली हो गई। फाइन, तो हमारे पास अब डायमेंशन एक्सिस क्या हो गई, हमारे पास डायमेंशन एक्सिस हो गई। हमने 2 डायमेंशन से हमारा डेटा कहाँ पे लिया, एक डायमेंशन पे। वो हमने जो मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से हम कहाँ गए, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या मिलता है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वेक्टर्स मिलते हैं। हमारे पास मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलता था, मैट्रिक्स मिलता था। कंप्यूटेशन क्या होता था, कंप्यूटेशन हार्ड होता था। कंप्यूटेशन हमने डायमेंशन रिडक्शन कर लिया तो हमारा कंप्यूटेशन क्या हो गया, कंप्यूटेशन ईजी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है डायमेंशन रिडक्शन में, हमारा कंप्यूटेशन ईजी हो जाता है। अब ये डेटा इतना सारा होता है कि जब उस पर कंप्यूटेशन करते हैं तो आपकी मशीन जो है वो कई घंटों तक चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमको उसके डायमेंशन रिड्यूस करने होते हैं। तो एज पर लीनियर एल्जेब्रा आपके पास नल स्पेस आता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। डेटा साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, डेटा साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपका डेटा विजुअलाइजेशन और उसमें प्रॉब्लम आती है। हम सीधे से कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोलें तो डायमेंशन रिडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, डायमेंशन रिडक्शन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आपका कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट क्या बोलता है, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट ये बोलता है कि आपके पास फीचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हम उन लोगों को आपस में कंप्यूट क्यों करें, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंस है। तो एक को भी यूज़ कर लेंगे तो दूसरा भी वैसा के वैसे यूसेज देगा। फाइन, तो आपके पास 4 अलग अलग डेफिनेशन। इज इट फाइन? हम डायमेंशन रिडक्शन क्यों कर रहे हैं, आपको जिसमें आगे जाना है उस हिसाब से डायमेंशन रिडक्शन की बात करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करते हैं कि एलडीए कैसे वर्क करता है। तो इस एलडीए को मैं अब आपके पीसीए के बाद पढ़ूंगा, पहले पीसीए पढ़ूंगा फिर एलडीए पढ़ूंगा। तो दिस इज, अभी तक हमारे पास जो सिलेबस में था वो सिलेबस में हमारे पास यहाँ तक का केस था। तो दिस इज गुड, वेल एंड गुड। एंड देन हम पीसीए पढ़ेंगे। पीसीए में ये कुछ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस पढ़ के प्रोजेक्शन पढ़ाना है, मैं आपको पीसीए के बाद पढ़ाऊंगा। देन वी आर गोइंग फॉर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ योर linear discrimination analysis. So first is your linear decision boundaries may not be adequately separate the classes, so we need some more general boundaries are required. अगर हमारे पास डेटा linearly separable नहीं है तो हमारे पास प्रॉब्लम है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आपको डेटा अच्छा नहीं दे पाया। लेट से मेरे पास ये डेटा है, ये मेरे पास एक डेटा है, दिस इज़ माय डेटा, अगेन दिस इज़ माय डेटा, ये डेटा मैंने बाउंड्री यहाँ डिफाइन कर दी, ये वाली क्लास उधर की थी, लीनियरली सेपरेबल नहीं है, वो आपको ऐसी लाइन देगा तो आपके पास 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। देन सेकंड इज स्मॉल सैंपल साइज। स्मॉल सैंपल साइज में आपके पास प्रॉब्लम आनी है
ऑल्दो जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से काम करेंगे तो भी ये सैंपल स्मॉल सैंपल पे अच्छा रिजल्ट देगा इन कंपैरिजन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पर फिर भी आपको उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देगा, आपके पास ओवरफिटिंग या अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आएगी। देन कम्स इन केस ऑफ हाई डायमेंशनल सेटिंग एलडीए यूजेस टू मेनी पैरामीटर्स, मतलब हाई डायमेंशन मतलब आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे, और जब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड आपके पास पैरामीटर दिस इज बीटा नॉट बीटा 1 या ए नॉट A1 A2 A3 जो है आपके पास ज़्यादा होंगे, तो आपके पास पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे तो आपके पास कंप्यूटेशन ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हमको क्या लगता है, हमको रेगुलराइजेशन टर्म लगानी पड़ती है। इस रेगुलराइजेशन टर्म को आप छोड़ दें, आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या बोलते हैं यार, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी, तब हम L1 L2 रेगुलराइजेशन पढ़ेंगे। फाइन, देन कम्स सपोर्ट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप क्लासिफिकेशन इज डिजायर्ड। ये उतना एग्जैक्ट नहीं है, इनिशियल वर्जन थे तो दिस इज गुड। हमारे पास SVM है और बहुत सारे हैं, जब मशीन लर्निंग आएगी तो हम पढ़ेंगे। तो दिस आर द सर्टेन शॉर्टकमिंग्स फॉर योरसेल्फ। So what is the summary associated with here is this is a simple prototype classifier again, क्योंकि हमने यहाँ बोला था this is more complex prototype classifier is needed, so what we can say that this is a simple prototype classifier। आपके पास linear classifier है, आपके पास linearly separable data है, आपको output अच्छा देगा। distance to the class mean is used, हमारे पास क्लास का जो पर्टिकुलर क्लास थी उसका मीन हम निकाल रहे थे और हम उस मीन पे ही तो काम कर रहे थे, दिस इज mu1 and mu2, but that is what we are going for simple interpretation। your decision boundary is linear and it is simple to implement and the classification is robust। आपके पास robust है, आपके पास mu1 mu2 और covariance पे ही काम करना है। then it helps for dimension reduction जब यूज होगा मैं आपको बताऊंगा कि dimension reduction कैसे होता है, और इसको हम कंपेयर भी कर लेंगे PCA के साथ। so it provides informative low dimensional view of your data which is used both for your visualization and as well as your feature engineering। so this is my summary of linear discriminant analysis। Fine, कोई प्रॉब्लम? नो सर। Fine. सर